हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं विजन आइज की पीटी 365, जो कि हमारी एक्सटेंडेड स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे हम लोग जून से लेकर अगस्त तक की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट की लेसन चल रही है। 2 लेसन आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग 3rd लेसन स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में चलेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप इन्वायरमेंट के तहत कह सकते हो। और इसमें सबसे पहला जो है वो है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट न्यू ड्राफ्ट किया गया है 2020 का, तो इसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे। टाइम लगेगा तो फिर हम लोग कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक पे भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी आप लोग की यहाँ पे प्रीवियस लेसन है उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल नोट, और वो ये है कि आप लोग बोल रहे हो कि मैम आप क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात कर रहे हो कि यूपीएससी पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि इससे मैं आप लोग का ना दिमाग ख़राब करना चाहती हूँ और ना वक्त ज़ायर करना चाहती हूँ। जो होगा पहले फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर मैं आप लोग के पास ये मैसेज कन्वे कर दूँगी, बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो प्लीज़ आप लोग फालतू की बातों पर दिमाग मत लगाइए। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। एक्सटेंड होगा, पोस्टपोन्ड होगा, नहीं होगा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से अपने काम पे फोकस कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आप लोग ये प्रिपेयर कर रहे हो। आधे बच्चे बस इसी इंतज़ार में बैठे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, और मान लीजिए पोस्टपोन्ड नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई को प्लीज़ ढीला मत कीजिए। आप लोग इसी टॉपिक पे बात की इसी बस मोड पे रहिए कि आप लोग को 4 तारीख को प्रीलिम्स देना है। आज नहीं तो कल तो आप लोग को प्रीलिम्स देनी ही है ना, तो फिर आप लोग को ये छूट क्यों चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोग का ना दिमाग ख़राब करना चाहती हूँ, ना टाइम ख़राब करना चाहती हूँ, इसलिए इस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। आज जैसे आप लोग को पता है कि यूपीएससी के द्वारा ये कह दिया गया है कि इम्पॉसिबल है पोस्टपोन करना है यूपीएससी एग्ज़ाम को। तो फिर भी अब देखिए 30 तारीख को सुनवाई है, तो देखते हैं कि क्या होता है। जब फाइनल अगर पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, मैं वो मैसेज आपको कन्वे करूँगी। मैं रूमर्स पे बिलीव नहीं करती, मैं इस तरीके से बात नहीं करती। सच्ची बात, पक्की बात पे मैं बात करना बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ना पोस्टपोन करने वाली ना आप पोस्टपोन करने वाले हो। जिसके ऊपर ये हक है, जिसके ऊपर ये पावर है, वो जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, वो जब तक यहाँ पे जजमेंट नहीं देंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी ऑर्डर का वेट कीजिए और अपने काम को अच्छे तरीके से आप लोग लेकर चलिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है, इसलिए मजाक बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो आप लोग इतना क्वेश्चन बरसाते हो, इतना आप लोग का कमेंट आता है, और ऊपर से मुझे ही कह रहे हैं आप लोग कि मैम आप क्यों चुप हो, क्यों ये हो, क्यों वो हो। मैं चुप नहीं हूँ, लेकिन इस पर मैं बात करके मैं आप लोग की, देखिए यहाँ पे भी हमारी 1-2 मिनट ज़ायर हो गई ना, तो कोई बात नहीं बनता। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि कितने सारे चैनल्स इसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो मतलब नहीं बनता ना। मैं क्यों आपका वक्त ज़ायर करूँ, मैं आपका 2 मिनट भी क्यों लूँ इस टॉपिक के ऊपर, जब इसका कोई हल ही नहीं है। तो हल जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। फाइन, अब आते हैं कुछ अदर टॉपिक्स देख लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इस बार न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आईएमडी हम लोग प्यार से बोलते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि आईएमडी का रिस्पॉन्स कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में, वो लास्ट फ्यू ईयर्स में कुछ इम्प्रूव हुआ है। यानी कि पहले हम लोग देखते थे कि आईएमडी जो है सही तरीके से वो फॉरकास्ट नहीं कर पाते थे और सही रिपोर्ट हमें नहीं दे पाते थे, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ फ्यू ईयर्स से जो है आईएमडी की अच्छी खासी जो है यहाँ पे फॉरकास्टिंग देखने को मिल रही है। तो आईएमडी के द्वारा जो फॉरकास्ट किया गया है रिसेंट साइक्लोन अम्फन और निसर्ग का, वो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, तो ये क्वाइट एक्यूरेट था कि किस समय आएगा, किस कोस्ट में आएगा, किस कंट्री, किस स्टेट को हिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आईएमडी के द्वारा बताया गया, ये बहुत ही एक्यूरेट बताया गया। अगर आप लोग मेरे को लंबे समय से फॉलो कर रहे हो, आई मीन टू से कि 2019 से अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, तो उस समय भी हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे डिस्कस किए थे कि आईएमडी अपना काम सही से नहीं करते। उनके द्वारा जो फॉरकास्ट किया जाता है वो उनका कभी कभी जो है ना वो इनकरेक्ट होता है, क्योंकि 2019 की जो मानसून थी वो टाइम पे नहीं आई थी, और आईएमडी के द्वारा कहा गया था कि टाइम पे है। जैसे कि हमारे यहाँ रेलवे इंडियन रेलवे में होता है कि ट्रेन टाइम पे है, बट फिर भी ट्रेन आती है कितना 20 मिनट 25 मिनट लेट। तो उसी तरीके से आईएमडी का भी था। बट अब जो देखने को मिल रहा है 1 साल या 1.5 साल से, आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट उनके द्वारा जो है वेदर फॉरकास्ट किया जा रहा है। बताया जाता है कि अगर कल बारिश होगी तो ऑब्वियस हो जाती है बारिश। बताया जाता है कि 1 हफ्ते के बाद 3 दिन के लिए बारिश होगी, तो ऑब्वियस है कि 3 दिन के लिए ही बारिश होती है। तो ये चीज़ तो मैं भी फील कर रही हूँ, आप लोग भी फील कर रहे होगे अगर इस चीज़ को आप जानते हो तो। जो साइक्लोन अम्फन आया था, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले
ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा। निसर्ग जो आया था वो महाराष्ट्र वाले कोस्ट को हिट किया था, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। कुछ स्टेप्स देखते हैं जो कि IMD के द्वारा लिया गया। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेटरी डेटा कलेक्शन है उसको इंप्रूव किया गया। 2 हाई पावर्ड एडवांस वेदर सैटेलाइट है, जैसे कि इनसैट 3D है और इनसैट 3D-R है, जो कि 2013 में और 16 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसी के द्वारा डेटा कलेक्शन जो है वो इंप्रूवमेंट हो पाया है। बेटर वेदर प्रिडिक्शन जो मॉडल है वो यहाँ पे और बेटर हो पाया। डेटा जो कलेक्ट किया गया है बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी से, ये वैसे ही है जो कि डिजिटाइज्ड किया गया है, प्रोसेस किया जाता है और फिर इन सारे मॉडल्स में जो है आपका फीड किया जाता है। 2018 में आप देखोगे कि IMD के द्वारा यहाँ पे इंसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम को लॉन्च किया गया। सो व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे क्या है ना कि प्रोबेबिलिस्टिक वेदर है, यानी कि नेक्स्ट 10 डेज तक आपके यहाँ पे जिस भी जगह पे आप लोग हो तो वहाँ की वेदर कैसे रहेगी, ये चीज़ बताया जाता है इंसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम से। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि इंसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि अगले 10 दिन का आपकी जगह पे वेदर कैसा रहेगा उसके बारे में बताया जाता है। फाइन, आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में भी देखते होंगे, ये तो GPS बेस्ड ही होता है। ये ऑटोमेटिक आपको जो है जिस भी कंपनी का आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें भी आपको शो करते रहता होगा कि वेदर कैसा है, क्या सनी डेज़ है या फिर रेनी डेज़ है या फिर रेन कब होने वाली है, कितनी होने वाली है। तो काफ़ी एक्यूरेट आज के डेट में पता चल रहा है। थर्ड यहाँ पे है कि IMD जो है कंप्यूटिंग पावर अगर हम लोग देखें तो इनका इंक्रीज़ हो चुका है। 8.6 टेरा फ्लॉप्स ये देखने को मिलेगा। पहले कितना था, तो 1 टेरा फ्लॉप्स था। अब ये जो कंप्यूटिंग पावर है कि वो देखते हैं कि हाँ कितना जो उनका एक एक्यूरेसी जो निकल कर आ रहा है ना, वो उनके कंप्यूटिंग पावर से ही निकल कर आ रहा है। न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी है, जैसे मेघदूत ऐप लाया गया है, जो कि मेघदूत ऐप आपके फार्मर्स के लिए लाया गया कि फार्मर्स को वेदर के बारे में उनको बताया जाए कि कैसा बारिश होने वाला है या फिर कैसी वेदर होने वाली है, मानसून टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा। तो उस हिसाब से जो फार्मर्स है वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उमंग ऐप है जिसमें कि वेदर फॉरकास्ट जो बेस्ट एग्रो एडवाइजरीज है फार्मर्स को बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो ये 2 ऐप है जो कि बेटर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये IMD के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल बैरियर टू डिजास्टर, इसको बायो शील्ड कहा जा रहा है। वेस्ट बंगाल के द्वारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसमें 5 करोड़ मैंग्रोव ट्रीज़ को प्लांट किया जाएगा साइक्लोन हिट सुंदरबन में। अभी जो साइक्लोन अम्फन आया था ना, इससे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। जो सुंदरबन वाला एरिया है वेस्ट बंगाल में, उसमें काफ़ी क्षति देखने को मिला है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल के द्वारा ये एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें ये बोला गया है कि सुंदरबन वाला जो एरिया है उसमें 5 करोड़ मैंग्रोव ट्रीज़ को जो है वो वहाँ पे प्लांट किया जाएगा। और एक नेचुरल बैरियर है। मैंग्रोव ट्रीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंग्रोव ट्रीज़ की अगर आप रूट्स देखोगे तो वो अंदर तो रहते ही है, सॉइल के अंदर रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बाहर भी रहते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, जो कि एक बैरियर का काम करते हैं कि जैसे साइक्लोन आ रहा है, तेज़ हवा आ रही है, तूफान आ रहा है, तो ये सबको यहाँ पे रोकता है और ये इंटीरियर जो सिटीज़ है उसमें इंटर करने से ये रोकता है। तो इसलिए यहाँ पे सुंदरबन में और भी ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज़ को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फ्यूचर के लिए। ये एक रिस्पॉन्स है जो कि साइक्लोन अम्फन आया था, इससे इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्री इम्पैक्ट हुए थे। कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट है यहाँ पे बायोशील्ड का। बायोशील्ड कहने का मतलब है कि एक नेचुरल बैरियर है डिजास्टर का, साथ ही साथ ये क्या होगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंकेज देखने को मिलेगा इकोसिस्टम और डिजास्टर का। इकोसिस्टम बेस्ड जो अप्रोचेस है ये काफ़ी इफेक्टिव टूल हो सकता है कि जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिजास्टर को कम कर सके। यही बात हो गई ना कि इकोसिस्टम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। इट मीन्स कि 5 करोड़ अगर यहाँ पे आपका मैंग्रोव ट्रीज़ लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हम लोग इकोसिस्टम को फोकस करें, हमारा इकोसिस्टम अच्छा हो पाएगा और साथ ही साथ हम लोग डिजास्टर को टैकल कर पाएंगे, तो डिजास्टर कम हो पाएगा, क्लाइमेट रिस्क कम हो पाएगा। और वन ऑफ द फ्यू अप्रोचेस है जिससे कि ये जो रिस्क इक्वेशन की जो कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पे कम हो पाएगी, जैसे कि बफरिंग या फिर हैज़ार्ड इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे मिटिगेट करने में ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होगा। वल्नरेबिलिटी जो है, यानी कि जो और भी ज़्यादा दयनीयता देखने को मिलता है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, और वो भी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करके। साथ ही जो एक्सपोजर है वो यहाँ पे कम हो पाएगा जब नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा हाईली एक्सपोज्ड एरिया में। फाइन, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस किए, बट ये हमारा रिवीजन है तो इसमें रिवीजन कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का ड्राफ्ट किया गया है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये आपका जो ड्राफ्ट किया गया है, पब्लिश किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस नोटिफिकेशन को लाया गया, जिसमें जो पहले वाला रूल्स था, यानी कि यहाँ पे जो पहले वाला कानून था 2006 का और साथ ही 1986 का, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। इन्वायरमेंट यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, जिस तरीके से भी इम्पैक्ट हो रहा है उसको एक्सेस किया जाएगा, यानी कि उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। एक तो प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट करना है, दूसरा प्रिवेंट करना है और तीसरा कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट के हिसाब से जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। प्रिडिक्ट करना है यानी कि जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है तो उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसको पहले से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। सेकंड है कि प्रिवेंट करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट को प्रपोज किया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि ठीक है आप लोग अपना काम स्टार्ट कीजिए, तो उससे अगर किसी भी तरीके का कंसिक्वेंसेस, एडवर्स कंसिक्वेंसेस निकल कर आ रहा है और उससे हमारे इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो उसको हम लोग रोकेंगे। थर्ड है कि कंपेयर किया जाएगा, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्म हो रहा है तो उससे क्या है कि हम लोग एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देंगे कि दोनों प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे, इस तरीके से कंपेयर करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में कम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा और किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे कंपेयर करके कम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पे कंपेयर करके फिर यहाँ पे असेस करके उसको जो है अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी पे यहाँ पे काम होता है, पहले प्रिडिक्ट किया जाता है, फिर प्रिवेंट किया जाता है, फिर यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। इस तरीके से इन्वायरमेंट में जो भी इम्पैक्ट है उसको एक्सेस किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई भी मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की जो प्रोजेक्ट होती है, जैसे डैम क्रिएट करना है, डैम बनाना है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है, साथ ही साथ जो रोड है, हाईवे है वो कंस्ट्रक्ट करना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कमर्शियल मॉल बनानी है, पार्किंग जोन बनानी है, तो अगर उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई भी फॉरेस्ट है उसको कम करना है या फिर कोई भी तरीके का समटाइम्स मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इन्वायरमेंट में जो है एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उस तरीके के प्रोजेक्ट को देखने के लिए मिलता है कि ठीक है अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट से ज़्यादा नुकसान नहीं है इन्वायरमेंट को या किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, तभी यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो अप्रूव किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पे तो स्क्रीनिंग और जो स्कोपिंग प्रोसेस है वो भी यहाँ पे होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। और इसी के बाद जो है यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट है इसको ड्राफ्ट किया गया है। अभी का अगर हम लोग एग्जिस्टिंग जो 2006 का कानून है उसके थ्रू देखें तो कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसको कि कैटेगरी 2 में आपका डिवाइड किया जाता है, ए और बी में कैटेगरी डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट जो कैटेगरी ए में होते हैं उनको यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट होते हैं वो भी फर्दर आपका 2 कैटेगरी में है, एक B1 है, एक B2 है। तो इनके स्कोप और पोटेंशियल इम्पैक्ट के बेसिस पे सिर्फ यहाँ पे जो B2 में जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट दिया जाता है, यानी कि ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वो ले। यानी कि आप लोग समझिए कि 2 तरीके की प्रोजेक्ट है, ऑब्वियस है कि प्रोजेक्ट हमेशा 2 तरीके का होता है, एक तो ए है और एक बी है, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का जिससे कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो सकता है और जिससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर इम्पैक्ट हो सकता है तो ये ए प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएगा जिसमें कि यहाँ पे अप्रूवल लेने की ज़रूरत है और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसके थ्रू होकर जाना है। अगर बी कैटेगरी का यहाँ पे रखा गया है जिसमें कि इन्वायरमेंट में बुरा इम्पैक्ट नहीं है तो यहाँ पे अगेन 2 कैटेगरी में है, एक B1 है, एक B2 है। तो B1 को तो यहाँ पे प्रोसीजर में जाना ही है, लेकिन B2 को यहाँ पे एग्जेम्प्ट रखा गया है कि उसको यहाँ पे प्रोसीजर में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी था रूल 2006 के ड्राफ्ट में। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसको कंपेयर भी करेंगे, बट यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है जैसे कि एनजीटी के बारे में है, तो एनजीटी के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है कि नो जनरल परमिशन फॉर विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे क्या है मतलब कि कुछ कंडीशंस है जो कि कमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए यहाँ पे एनजीटी के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जो है जनरल परमिशन नहीं दिया जाता है कि आप ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करो, पर्टिकुलरली कोई भी कमर्शियल एंटिटी के लिए विदाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। यानी कि यहाँ पे अगर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेसर के थ्रू होकर जाना होगा, इसमें ऐसी परमिशन नहीं मिल जाता। परमिशन अगर यहाँ पे चाहिए कि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये स्पेसिफाइड टाइम और क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए, तो ये भी आपका यहाँ पे इतना आसानी से नहीं मिलता है। एनुअल रिव्यू अगर हम लोग देखें इस परमिशन का तो वो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट और जो एक्सपर्ट इवोल्यूशन है उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल अगर देखें तो इसको एकदम से ऑडिट करना ही है और साथ ही साथ इसको जो कंडीशन है, जो इस परमिशन लेने के लिए जो भी कंडीशन रखा गया है उसके तहत जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके के ऑडिट को जो है ना ऑनलाइन पब्लिश करना ज़रूरी है। ऑनलाइन पब्लिश करने से क्या होता है कि जिस जगह पे अगर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस जगह के जो लोकल पीपल होंगे उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये अथॉरिटी और इस वर्क के लिए वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस जगह का जैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ के लोकल पीपल्स को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि उनका एरिया कैसा है और वहाँ पे वो लोग जो है बेटर समझ पाते हैं, तो उसको बेटर वो टैकल कर पाएंगे। साथ ही अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस बताया गया है कि पहले का जो यहाँ पे 1994 का और साथ ही 2006 का और 2020 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि पीरियड ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि पब्लिक से पूछा जाता है, मान लीजिए कि आप जिस भी एरिया में रहते हो आप लोग सब कोई, वहाँ पर एक डैम बनाना है। तो वहाँ पर अगर डैम बनाना है
डैम छोड़ दीजिए, रोड बनाना है, ठीक है। तो रोड बनाना है तो आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे बड़े बड़े मशीन चलेंगे आपके, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो गिट्टी ईंटा वो पीसने वाले जो मशीन होते हैं वो भी चलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट में। तो आप लोग अपने एरिया के बारे में बता सकते हो कि पहला कि आपको उस जगह पे रोड की ज़रूरत है कि नहीं है, वहाँ पे रोड बनाना बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, आप लोग को ईज़ होगा कि नहीं होगा, सहूलियत होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए जो है वहाँ पे सही इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, क्या आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन है, कम पॉल्यूशन है, कैसा है, नहीं है, आपसे बेटर उस इन्वायरमेंट के बारे में कोई नहीं जानता है जहाँ पे भी आप लोग रहते हो। तो पब्लिक कंसल्टेशंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पहले क्या था, 30 डेज़ था, इसको 2006 में बढ़ा दिया गया था 45 डेज़। अब क्या है कि इसको घटा दिया गया है। तो एक कंसर्न है, कहाँ कहाँ पे कंसर्न है, किस पॉइंट पे कंसर्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला कंसर्न ये है कि जो पब्लिक कंसल्टेशंस है उसको 45 डेज़ से 40 डेज़ यहाँ पे घटा दिया गया है। फिर है कि मॉनिटरिंग पीरियड, यानी कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का पीरियड जो है यहाँ पे पहले में 6 मंथ था, उसके बाद आपका 2006 में भी ये 6 मंथ है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी है इसको रिलैक्स कर दिया गया है, वो भी एक बार, एक साल में एक ही बार होगा। पहले क्या था कि मॉनिटरिंग पीरियड कितना था, तो एक साल में 2 बार होता था, यानी कि 6-6 महीने में होता था। फिर इसी चीज़ को एक्सटेंड किया गया है कि ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का मॉनिटर करेंगे कि 6 महीने में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना फ़ंड का इस्तेमाल हुआ है, और कितना जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। यही चीज़ आपका जो है ना 2006 में था कि ठीक है, एक साल में 2 बार इसको जो है आपका मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ को ये भी एक कंसर्न है कि जो यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग पीरियड है उसको घटा दिया गया है, यानी कि एक साल में एक ही बार होगा ये। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब एक साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है तो आप 2 बार जो है उस चीज़ के लिए आपका अटेंटिव होते हैं। जैसे एनडीए का पेपर एक साल में 2 बार होता है, तो अगर जो भी उसके कैंडिडेट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, दो वो उनका टारगेट होता है कि उसको जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन जैसे यूपीएससी का एक साल में एक बार होता है तो आपका टारगेट जो है ना थोड़ा सा आप लूज़ पड़ जाते हो कि ठीक है, एक साल तो पूरा है, 365 दिन है, तो आप जो है ना चीज़ों को देरी से कंप्लीट करते हो, तो उनके कंपैरिजन में तो आप देर से कंप्लीट करते हो। लेकिन वही चीज़ समझिए कि एनडीए का पेपर भी अगर एक साल में एक बार होने लगे तो वो लोग भी ऐसे ही चलेंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, इतना ज़्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो दौड़ेंगे भागेंगे नहीं, उनके पास तो लंबा समय है, कोई एक बार उनको जो है एग्ज़ाम देना है और उनको एक बार में एक्सेस करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी प्रोजेक्ट को अगर एक साल में 2 बार अगर एक्सेस किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, इट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट जो है जल्दी से काम करेगा ना, और वो प्रोजेक्ट जो है सही तरीके से काम करेगा। अगर कोई गलत तरीके से करप्शन भी हो रहा है, उसमें घोटाला भी हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है 6 महीने में पता चल जाएगा। नहीं तो एक साल में क्या होता है कि लोग जो है बैठे रहते हैं, पैसा खाते रहते हैं, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टाइम होता है तो 3 महीने पहले आँख खुलता है और वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारे कंट्री में ऐसा होता है। तो एक साल में जो है 2 बार किया जाता था, तो वही चीज़ को कंटिन्यू करते या तो फिर और टाइम बढ़ाते, लेकिन ये घटा के एक साल में एक कर दिए, तो ये एक कंसर्न है। सेकंड है, थर्ड है यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने का भी जो है अलग अलग कैटेगरी है। 1994 का याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2006 का अभी मैं आपको बता दी। अब 2020 में क्या रखा गया है कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहले तो ए और बी था, बाद में आपका बी 1 बी 2 था। यहाँ पे डायरेक्ट आपका ए, बी 1 और बी 2 कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे पोटेंशियल, जो कि सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बेसिस में, ठीक है। और पहले का जो कैटेगरी था वो ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस क्या क्या है, तो यहाँ पे पहले क्या था कि पहले स्क्रीनिंग करना है, लोगों की बातें सुननी है, फिर उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। अगर लोगों की बात सुनकर अगर उनको लगता है कि नहीं ठीक है, यहाँ पे रोड बनाना एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एनवायरनमेंट को, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिलता था स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। फाइन, ये भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा मिलता है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को इवेल्युएट किया जाता था और कुछ रिकमेंडेशन भी दी जाती थी। इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में 90 दिन लगता था, यानी कि 3 महीने लगते थे। ये है 1994 के हिसाब से। वहीं अगर 2006 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी प्रोसेस लगभग सेम है। पहले स्क्रीनिंग, स्कूपिंग, पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल। तो यहाँ पे भी आपका 2 कैटेगरी था ना, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट थे उनको यहाँ पे मैंडेटरी था कि वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले ही, और यहाँ पे कोई भी जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होता था। वहीं अगर कैटेगरी बी की बात करूँ तो इसमें क्या था कि बी प्रोजेक्ट में आपका जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग होता ही था, और इससे डिटरमाइन होता था कि कौन से प्रोजेक्ट जो है बी 1 कैटेगरी में है और कौन से प्रोजेक्ट बी 2 कैटेगरी में। जो बी 2 कैटेगरी में प्रोजेक्ट आ गए उसको यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, आप अपना जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए, और जब कंप्लीट होता है आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब क्या चेंज किया गया है इसमें, ये समझने की कोशिश कीजिए। जो 2020 का है इसमें तो जो 3 कैटेगरी बनाया गया, ए, बी 1, बी 2। लेकिन ए और बी 1 प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि पहले स्कूपिंग करना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, फिर लोगों से यहाँ पे कंसल्ट भी करना है और प्रिपेयर करना है फाइनल एक रिपोर्ट, और अप्रेजल है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हटाया गया, तो पब्लिक हियरिंग आप देखोगे कि यहाँ पे जो है
लोगों को जो सुनना है ना वो यहाँ पे हटाया नहीं गया है कि लेकिन कम कर दिया गया है। कैटेगरी B2 की बात करें यहाँ पे, ये B1 के लिए है, लेकिन कैटेगरी B2 की बात करें तो यहाँ पे अप्रेजल लेने का ज़रूरत है। वो भी जब अप्रेजल कमेटी के पहले यहाँ पे जब प्लेस होता है तो उससे पहले अप्रेजल लेने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है, उसको प्रिपेयर करना है, और कुछ कंप्लीटनेस जो यहाँ पे करना है प्रोजेक्ट को लेकर, उसको वेरीफाई करना है, फिर ग्रांट देना है या फिर क्लियरेंस को जो है रिजेक्ट कर देना है। ये यहाँ पे आपका कैटेगरी प्रोसेस होता है। कैटेगरी B2 का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है ना कि अप्रेजल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको फॉलो करना है लास्ट 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। या तो पहले तो वेरीफाई करना है अपना और कि कंप्लीट कितना हुआ है आपका प्रोजेक्ट, और दूसरा ये है कि इसमें जो आपको क्लियरेंस दिया जाएगा, या तो आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा या तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से इसमें जो है थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। 5th पॉइंट में आते हैं कि यहाँ पे जो अपील अगेंस्ट प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोविज़न था, पहले ये नहीं था, यानी कि ना 1994 में था ना 2006 में था। न्यू एक यहाँ पे कैटेगरी इंक्लूड हुआ है जो कि 2020 में है। एक अपील जो है वो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है तो उससे पहले इस ट्रिब्यूनल में जाना है। ये NGT जो है देखती है कि हाँ कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट में एडवर्स इम्पैक्ट करते हैं तो उनको वहाँ पर रोकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये न्यू चीज़ ऐड किया गया है। ये ध्यान रखना कि पहले NGT से जो है अप्रेजल यहाँ पे अप्रूवल लेकर आना है। फाइन, तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगी, यहाँ पे 2020 का ड्राफ्ट किया गया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या नया ऐड किया गया है। अब आते हैं डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो बातें क्या की जा रही है यहाँ पे, नीति आयोग जो है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया है जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये वाइडर कंटेक्स्ट में होगा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। ये अगर हम लोग देखें तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट जो है उसी का एक पार्ट है। यानी कि यहाँ पे डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डीकार्बोनाइजेशन यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को यूज़ करके, यानी कि आप अपने पर्सनल व्हीकल को इस्तेमाल कर रहे हो या पब्लिक व्हीकल को इस्तेमाल कर रहे हो तो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता ही है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। और इसमें इंक्लूड कौन है, तो नीति आयोग है। पर्पस क्या है इस तरीके का ट्रांसपोर्ट लाने का, तो सबसे पहला कि एक ऐसा पाथवे लाना है जिसमें कि लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। हमारे यहाँ आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की इमिशन होती है। हमारी खुद की भी टारगेट है 2030 तक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू कि हमें यहाँ पे 30 to 35% जो है ग्रीन हाउस गैस को की इमिशन को कम करना है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड में तो हम टॉप कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा इमिशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की इमिशन, ये सारी जो है एक बहुत से बड़ी कंप्लेन है हमारी कंट्री की। तो यहाँ पे नीति आयोग जो थिंक टैंक है, जो सोचती है, एडवाइस करती है, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे कंट्री में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्ट इमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाना है, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे लेकर आना है। यानी कि ऐसा यहाँ पे हम लोग को ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ लेकर आना है जो कि आज की डेट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। हमारे दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा वाले रीजन में आप देख सकते हो, सदर्न इंडिया में भी आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो उसको कैसे कम किया जाए, उस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग को लेकर आना है, और फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना है। इट मीन्स कि एक सस्टेनेबल वे में हम लोग चल रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं वो आज के लिए ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट लेकर आया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकॉनमी है, ये है क्या, इसके बारे में समझने का कोशिश कीजिए। DTI की बात करूँ तो ये 2016 में ही लॉन्च किया गया था, और फंडिंग जो इसको दिया जा रहा है ना वो ITF के द्वारा यहाँ पे फंडिंग दिया जा रहा है। कुछ अदर भी यहाँ पे फंडिंग पार्टनर्स है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, तो इन सब के द्वारा जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को फंडिंग मिल रहा है। साथ ही ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या है कि कार्बन न्यूट्रल जो मोबिलिटी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है ना उसको रोकने में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिसीजन मेकर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि वो यहाँ पे कार्बन मिटिगेशन जो मेजर्स है उसको सेलेक्ट करे, और यही हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट को जो है वो डिलीवर कर सकता है। यानी कि ऐसा काम करना है जिससे कि हमारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन बहुत हो रही है उसके लिए कुछ मेजर्स लेकर आना है जिससे कि ये कम हो सके। ये तो हो गया DTI प्रोजेक्ट का। अब DTEE के बारे में देखते हैं, यानी कि ये हो गया डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकॉनमी। इससे क्या होगा कि नेशनल गवर्नमेंट को, अदर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मेजर्स को आइडेंटिफाई करें, कुछ ऐसा रास्ता बनाए जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो यहाँ पे कम हो सके, और हमारा जो क्लाइमेट गोल है और जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है इसको हम लोग इस टारगेट को अचीव कर सके। तो इस तरीके का अगर हम लोग प्रोग्राम लेकर चलेंगे तो हमारे गवर्नमेंट को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा।
DTEE की बात करें तो ये काम करेंगे ITF के साथ और विपुल टाल इंस्टीट्यूट के साथ ही साथ यहाँ पे जो सपोर्ट किया जाएगा इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो कि जर्मन फेडरल मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है। इंडिया की बात करें अर्जेंटीना, अज़रबैजान या फिर मोरक्को, ये सब आज के डेट में जो है करंट पार्टिसिपेंट है, यानी कि इंडिया भी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कि कैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डीकार्बोनाइज करनी है। अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में देख लेते हैं, जो कि एक फंडिंग है। यहाँ पे जो फंड दिया जाएगा DTI प्रोजेक्ट को, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को, तो यहाँ पे ITF के थ्रू दिया जाएगा। तो ITF के बारे में समझते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है यहाँ पे OECD के साथ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम के साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ये सिर्फ ओनली ग्लोबल बॉडी है जो कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट के मोड्स को जो है ये मैंडेट करता है। ये एक थिंक टैंक जैसा काम करता है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज़ के लिए, और एक एनुअल जो ग्लोबल समिट है उसको ऑर्गेनाइज करता है जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स का है। इंडिया भी यहाँ पे मेंबर है, यानी कि ITF की भी बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का, तो 2008 से ही हम लोग इसके मेंबर हैं। अब यहाँ पे बात हो गया है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है एशिया का, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो एशिया का है, इसका एम है कि एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी लेकर आना है जिससे कि डीकार्बोनाइजिंग जो ट्रांसपोर्ट का पॉलिसी है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके, और साथ ही साथ जो डिफरेंट यहाँ पे सेक्टर मिनिस्टर्स है, सिविल सोसाइटी है और प्राइवेट सेक्टर्स है, उनके साथ मिलकर काम कर सके। प्रोजेक्ट अगर देखें तो इसमें चाइना, इंडिया, वियतनाम जो है वो यहाँ पे एंगेज है इस प्रोजेक्ट में, जो कि यहाँ पे 2020 से लेकर 2024 तक कंप्लीट होगा। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है 7 ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भी है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम भी है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी है। ये जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इंडिया में वो इस प्रोजेक्ट का, वो कौन है? तो नीति आयोग है। तो बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा जहाँ पे भी नीति आयोग इंक्लूड हो जाता है वो टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है जो कि 2020 का रिलीज़ किया गया है, और ये जो आपका नेटवर्क यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है ये आपका जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का एडिशन है। साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सारे जो यूनाइटेड नेशन मेंबर का जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखा जाता है, और साथ ही कितना हर एक टारगेट में अचीव किया गया है उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। 2020 की अगर रिपोर्ट देखें तो मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसको देखते हुए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिससे कि जो प्रोग्रेस है हमारा सिंस 2015 से इसको यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल यहाँ पे 17 है, और जो टारगेट है यहाँ पे 2050 से लेकर यहाँ पे 30 तक का, यानी कि 2030 में ये जो 17 गोल है इसके टारगेट को कंप्लीट करना है। तो एक बार यहाँ पे 17 गोल से रूबरू हो जाइए। फर्स्ट यहाँ पे गोल है नो पॉवर्टी, बिल्कुल भी गरीबी नहीं होना है, लोग यहाँ पे भूखे ना रहे। सेकंड है ज़ीरो हंगर। थर्ड है कि अच्छा हेल्थ हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो। फोर्थ है यहाँ पे कि क्वालिटी एजुकेशन हो। फिफ्थ है यहाँ पे कि जेंडर इक्वालिटी हो। सिक्स्थ है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो। सेवन्थ है यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 है यहाँ पे डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 है यहाँ पे रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11 है सस्टेनेबल सिटी। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 है क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसके लिए क्लाइमेट एक्शन जो लिया जाएगा वो हमारा गोल नंबर 13 है। लाइफ बिलो वाटर, मैराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए, मैराइन इकोसिस्टम के लिए। साथ ही लाइफ ऑन अर्थ, साथ ही यहाँ पे जो 16 है ये पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये टोटल 17 यहाँ पे गोल्स है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, ये ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में हाईलाइट क्या किया गया है ये देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे देखा गया है कि रैपिड प्रोग्रेस, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 है, यानी कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है जो कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ये 3 आपका जो गोल है इस पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस देखने को मिला है। ठीक है, पहली पॉइंट यहाँ पे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है 166 कंट्रीज़ में से 117 रैंक है हमारा, और हमारी रैंक इतनी पुअर है कि हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी नीचे है। मीन समझ सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है अगर हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे है। स्वीडन इस रैंक में टॉप किया है। इंडिया के द्वारा अगर देखें तो मेजर चैलेंज यहाँ पे फेस किया जा रहा है। मीन 17 जो टोटल अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखें उसमें से 10 में जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा चैलेंज यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ अगर आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेकंड है जो कि हम लोग बात करते हैं ज़ीरो हंगर का। थर्ड है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे
क्वालिटी एजुकेशन का बात करते हैं। फिफ्थ है जिसमें कि जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में जो कि इसमें जो है बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट सस्टेनेबल रिकवरी। तो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि इकोनॉमिक और जो जॉब क्रिएशन पोटेंशियल है वो यहाँ पे इसको देखा गया है, यानी कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद जो है कितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा हर एक कंट्री को, उसको यहाँ पे मापा गया है। मोर ऑन न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे एक सस्टेनेबल रिकवरी प्लान प्रपोज किया गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा गया है कि कैसे इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है और इसको कैसे रिकवरी के लिए यहाँ पे सपोर्ट करना है। जॉब बहुत मार्केट में कम हो चुका है, इसके लिए सपोर्ट करना है। साथ ही रेजिलियंस और जो सस्टेनेबिलिटी है एनर्जी सिस्टम में उसको इम्प्रूव करना है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इनके द्वारा एक मिनिस्ट्रियल लेवल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन समिट होल्ड किया गया था जुलाई में, और यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन भी किया गया था। फिर आते हैं सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट है ये। तो ये 2050 के रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। एक हाई लेवल पैनल है यहाँ पे सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी के लिए, जो कि यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा कि ग्लोबल नेट बेनिफिट कितना होगा, यानी कि 2050 30 साल का यहाँ पे आंकड़ा लगाया जा रहा है। आज हम लोग 2020 में है, 2050 तक क्या हमारा सिनेरियो रहेगा, किस तरीके का हमारा ओशन इकोनॉमी होगा, तो उसको हम लोग जो है सही तरीके से सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें। ओशन बेस्ड इंटरवेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या प्लान किया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें कि 14 सर्विंग वर्ल्ड लीडर है यहाँ पे साथ में, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इफेक्टिव कैसे हम लोग अपने ओशन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करेंगे, इसमें प्रोस्पेरिटी जो है गो इन हैंड होगा। लेकिन फिलहाल अभी दुख की बात यह है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि ये नेक्स्ट 30 ईयर्स का ये प्लान है, जिसमें कि ओशन इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, यानी कि ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी हम लोग इसके पार्ट नहीं है, मे बी इन फ्यूचर हम लोग इसके पार्ट बन जाए। और ये सपोर्ट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल स्पेशल इन्वॉय फॉर द ओशन के द्वारा। साथ ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, और इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट, बिजनेस और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साइंस कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी यहाँ पे काम करेंगे। इसका एम यही है कि बहुत अच्छा खासा एक सॉल्यूशन लेकर आना है, पॉलिसी बनानी है, गवर्नेंस पे फोकस करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, और अल्टीमेटली जो एक एजेंडा है उसको डेवलप करना है, जिसमें कि हम लोग ओशन को एक बेटर तरीके से सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकें। अब है वर्चुअल वाटर। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में समझते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था वर्चुअल वाटर ट्रेड का, और ये वन ऑफ द अल्टरनेटिव है जिसमें कि हमारा सस्टेनेबल वाटर कंजप्शन को इंश्योर कर सकते हैं हम लोग। तो एक्चुअली ये वर्चुअल वाटर है क्या, ये समझिए। अब यहाँ पे वर्चुअल वाटर कहने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि कोई ऑनलाइन वाटर है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल कहने का मतलब ऑनलाइन ही समथिंग टाइप होता है। लेकिन हाँ, वर्चुअल कहने का मतलब है कि ये रियल सेंस में नहीं है। जो वाटर आप लोग पी रहे हो, छू रहे हो, उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो वाटर यहाँ पे नहीं है। ये हम लोग ऐसा वाटर है जिसको हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसा वाटर है जिसको कि किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किया गया है। तो वर्चुअल जो वाटर ट्रेड है, इसका मतलब है कि कोई भी जो हम लोग प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई वाटर का तो इस्तेमाल हुआ होगा, यानी कि इसको हिडन वाटर कहते हैं, जो हमें दिखता नहीं है एक्चुअली, लेकिन हाँ, उसको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में उस तरीके में वाटर का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो हिडन वाटर इस्तेमाल हुआ है उसको हम लोग वर्चुअल वाटर कह रहे हैं, वर्चुअल वाटर ट्रेड कह रहे हैं, कि हम लोग जो है उस तरीके के पानी का ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्ट करने में, टेक्सटाइल में, मशीनरी में, लाइव स्टॉक में। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग राइस का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यानी कि हम लोग राइस का ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके पीछे, आप लोग को पता है कि पानी का कितना खर्च होता है राइस को प्रोडक्शन करने में, तो हम लोग वहाँ पे जो हिडन वाटर है उसका ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके ट्रेड के लिए यहाँ पे आपका जो है वर्चुअल वाटर का कंसेप्ट लाया गया है। फाइन। अब आते हैं हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ये लॉन्च किया गया है यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और ये पार्टनरशिप किसके साथ है, तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मार्केट इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है मैत्री। तो मैत्री एक आपका यूएस इंडिया जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसका पार्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूएसएआईडी के बीच में। इसका एम यही है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी है इसको अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेट करना है। इस इनिशिएटिव में अगर हम लोग देखें तो एक तरीका है कि कैसे हम लोग हेल्दियर और ग्रीनर जो है हम लोग अपने काम करने की जगह को बना सकते हैं। इसमें जो कुछ चैलेंजेस है, यानी कि आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, एयर कंडीशन सिस्टम है, तो इसको यहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस है उसको हम लोग हटा के अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे #iCommit
इनिशिएटिव। तो ये है क्या, ये पहले ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इनिशिएट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जिनके द्वारा ये आई कॉमेट कैंपेन लाया गया है। और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन में यहाँ पे क्या है कि सारे स्टेक होल्डर्स और इंडिविजुअल को ये कहा गया है कि वो अपने मूव्स को कंटिन्यू रखें एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सस्टेनेबिलिटी कि कैसे यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा एनर्जी सिस्टम को जो है ना क्रिएट कर सके फ्यूचर में। तो यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बात है आपका एनर्जी सेविंग का, सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लेकर आया है, यानी कि #I कमिट इनिशिएटिव है। ये आपका किसी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। और ये जो #I कमिट इनिशिएटिव है ये सेंटर किया जा रहा है, एक आइडिया है जो कि एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर्स को बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी पे स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अभी आप लोग के पास लेस देन 6 डेज़ है, तो प्लीज़ इस दिन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप लोग की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिए। बस रिवीजन है जो कि आपको एग्जाम डेज में जो है बहुत अच्छा फील कराएगा। अभी आपके टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो डोंट वरी, जहाँ पे कम आ रहे हैं, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं उसके सोल्यूशन अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, तो क्या पता आपका उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए बी पॉजिटिव और अभी एकदम लो फील करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग तैयारी कीजिए। सब बच्चे इस समय जो है बहुत पैनिक होते हैं, बहुत ही नर्वस होते हैं, तो ये नेचुरल है, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, फाइन। और 30 तारीख का वेट कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दे दिया जाएगा कि हाँ करना क्या है, एक राइट वर्डिक्ट आ जाएगा, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ अगर एग्ज़ाम है तो फिर तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो फिर हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी, ठीक है। तो सारी कुछ हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। अगर आज ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता तो मैं आपके पास आज ही इस टॉपिक पे बात करती, लेकिन फाइनल जब वर्डिक्ट आएगा तभी बात करूँगी, फाइन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।